हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी सिविक्स के लिए है। तो यूपी में जो पीजीटी वैकेंसी आई है और टीजीटी, उसके लिए वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या नवोदय विद्यालय का अगर तैयारी करते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भाषा को राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? ऑप्शन देखिए, मेजनी, फिक्टे, रेमजेम्यूर, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चौथा वाला आंसर ठीक है। तो मेजनी, फिक्टे और रेमजेम्यूर भाषा को राष्ट्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। व्याख्या देखिए। व्याख्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद वह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर खुद को विभाजित करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का श्रेय है। मेजनी, फिक्टे और रेमजेम्यूर ने राष्ट्र जो भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। आगे देखते हैं दोस्त, 102 क्वेश्चन। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। 4 में से कौन सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता, ये विचारधारा किसकी है? एम के गांधी की। नव मानवतावाद अरविंद घोष से संबंधित है क्या? सर्वहारा की तानाशाही वी.आई. लेनिन से संबंधित है क्या? नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग से संबंधित है क्या? कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना है। तो सत्य की संप्रभुता एम के गांधी का सही ऑप्शन है। सर्वहारा की तानाशाही ये भी सही ऑप्शन है। और नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग की विचारधारा, ये तीनों जो मिलान है वो सही है। जो गलत है वो कौन है? ये वाला गलत है। नव मानवतावाद अरविंद घोष की न होकर मानवेंद्र की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या है। एम के गांधी की विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा है सत्य की संप्रभुता। मानवेंद्र नाथ राय नव मानवतावाद और लेनिन का है सर्वहारा की तानाशाही विचारधारा। माओ त्से तुंग जो है नव प्रजातंत्र विचारधारा दिए हैं। तो इन सबको याद रखिएगा। आगे देखिए 103 क्वेश्चन, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटिश संसद एवं संसदीय प्रणाली को विश्व में संसदीय लोकतंत्र एवं संसद की जननी माना जाता है। सदियों से चली आ रही नियमों, विधियों, संविधियों और संधियों से निर्मित हुई इस प्रणाली ने विश्व के अनेक संसदीय लोकतांत्रिक देशों की विधायी व्यवस्था के लिए प्रेरणा रहा है। आगे देखिए 104 क्वेश्चन, नेतृत्व के गुण मूलक दृष्टिकोण के प्रेरणा हैं। कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जो है नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रेरणा हैं, प्रतिपादक हैं। चेस्टर बर्नार्ड। व्याख्या देख लीजिए। चेस्टर बर्नार्ड अमेरिका के एक व्यवसायिक एग्जीक्यूटिव, लोक प्रशासक तथा प्रबंधन के सिद्धांत एवं संगठन अध्ययन के क्षेत्र में उच्च श्रेणी के का लेखन करने वाले विद्वान थे। तो चेस्टर बर्नार्ड अमेरिका से बिलोंग रखते हैं। इन्हें नेतृत्व के गुण मूलक दृष्टिकोण का प्रेरणा माना जाता है। आगे देखिए 105 क्वेश्चन, किसने कहा है राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो ये किसने कहा है? आंसर हो जाएगा
बक्कल। बक्कल ने कहा है राजनीतिक विज्ञान, जो राजनीतिक को विज्ञान मानना तो बहुत दूर का रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह किसका कथन है? तो बक्कल का है। ठीक, व्याख्या देखिए। हेनरी थॉमस बक्कल 24 नवंबर 1821 से 29 नवंबर 1862 तक इनका कार्यकाल है, समय अवधि है। तो हेनरी थॉमस बक्कल एक अंग्रेजी इतिहासकार, सभ्यता के अधूरे इतिहास के लेखक और मजबूत शौकिया शतरंज खिलाड़ी थे। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनके पुस्तक का नाम है सभ्यता के अधूरे इतिहास। सभ्यता के अधूरे इतिहास के लेखक कौन है? तो हेनरी थॉमस बक्कल है। ये आप, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक अंग्रेजी हैं, मतलब ब्रिटेन के हैं। तो ये याद रखेंगे। उन्हें, थॉमस बक्कल को वैज्ञानिक इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता भी कहा जाता है। राजनीतिक को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह कथन हेनरी थॉमस बक्कल का है। आगे देखिए 106 क्वेश्चन। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे अनुच्छेद कौन है? ये बताना है। तो वो अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 14 से 18 तक। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है तथा अनुच्छेद 15 से 18 समानता के अधिकार के मूल सिद्धांत विशिष्ट उदाहरण हैं। आगे 107 क्वेश्चन दिया गया है। सही सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब दिया गया है। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, फिर है क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य। इधर आप संगठन दिए गए हैं तो इनका मिलान करना है। तो आप वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूएनए से संबंधित है, तो ये पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा यूएनए से। तो आप देख रहे हैं पहला ये संबंधित है यूएनए से। और दूसरा है क्षेत्रीय सदस्यता एवं समान उद्देश्य, ये जो आपका है पहले से संबंधित है। क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य किस संगठन का उद्देश्य है? तो एक यूरोपियन यूनियन का है। इसके बाद है क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, तो ये आपका चौथा से मिल जाएगा NATO से। और इसके बाद वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य क्या है? ILO। तो ये मिलान देखेंगे तो इसके अनुसार आपका सही होता है पहला नंबर। इधर अब व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें है, ठीक है, वैश्विक सदस्यता और समान उद्देश्य किसका है? तो UNO का है। क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य NATO का है। वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य ILO का है। तो ये लिख लेंगे। आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट यन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट यन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? किसने सौंपी थी? तो आंसर होगा बुतरस घाली। बुतरस घाली ने 1992 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसका नाम था यन एजेंडा फॉर पीस। इस समय कौन थे महासचिव? तो बुतरस घाली। व्याख्या देखिए। बुतरस घाली मिस्र के एक राजनेता और राजनयिक थे। ये कहाँ के थे बुतरस घाली? तो मिस्र के थे। वे संयुक्त राष्ट्र के 6ठे महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं भी दी थी। कौन से महासचिव थे? तो 6ठे नंबर के थे। इस पद पर रहते हुए वे यूगोस्लाविया के गोलमाल और नवांडा नरसंहार सहित कई विश्व संकटों से घिरे रहे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहते हुए 1992 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट यन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। आगे देखिए।
निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस। व्याख्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून से आशय उन नियमों से है जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर संबंधों विवादों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी देश के अपने कानून से इस अर्थ से भिन्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि दो देशों के संबंधों के लिए लागू होते हैं, न कि दो देशों से अधिक नागरिकों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता डच विचारक ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है, ग्रोसियस को माना जाता है। तो ह्यूगो ग्रोसियस कहाँ के थे? ये हैं डच हैं। तो इन्होंने जो विचारधारा दी है, जो कानून के जन्मदाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हैं। आगे देखिए 110 का सिद्धांत, 110 नंबर, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध समाज के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन ए विलोबी, सीले, पॉल जेनेट, गार्नर। तो आंसर हो जाएगा पॉल जेनेट का। ये कथन किसका है? तो पॉल जेनेट का। व्याख्या देख लीजिए, पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे। राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह पॉल जेनेट का वक्तव्य है, पॉल जेनेट आंसर हो जाएगा। आगे है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के नियमित अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो ये किसका कथन है? तो ये हो जाएगा अरस्तू का। अरस्तू का ये कथन है कि राज्य क्या है? राज्य मूलभूत आवश्यकता के नियमित अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन के लिए ये अस्तित्व में बना है। ये अरस्तू का कथन है। और कुछ जान लेते हैं। अरस्तू, इनका जो है कार्यकाल इतना है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। अरस्तू यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। इनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तू ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निर्मित अस्तित्व में आया और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह कथन अरस्तू का है। आगे देखिए 112 क्वेश्चन, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वह ऐसा चाहे। ऑप्शन दूसरा है जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे। तीसरा ऑप्शन है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सही है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तब वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। व्याख्या देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। अध्यादेश उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है
जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। आगे देखिए 113 का, ह्यूबर आयोग निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की। ह्यूबर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की। तो आंसर हो जाएगा प्रयोजन। आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोजन। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। ह्यूबर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। इस आयोग का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1949 में किया गया था। इस आयोग ने निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। 2 क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 114 क्वेश्चन, कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? तो आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। यूएसए सेंटो का सदस्य नहीं है। आपका तीनों सेंटो के सदस्य यूके, तुर्की और पाकिस्तान क्या हैं? सेंटो के सदस्य हैं। इसकी व्याख्या देखिए दोस्त। सेंटो केंद्रीय संधि संगठन है। सेंटो क्या है? केंद्रीय संधि संगठन है, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई थी। सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955 में हुई है। सेंटो को बगदाद संधि एवं मध्य पूर्वी संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सेंटो को बगदाद संधि एवं मध्य पूर्वी संधि के भी नाम से जाना जाता है। सेंटो की स्थापना ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम ने किया। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो उसे त्याग पत्र का संबोधित करना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। तो किसको चाहिए? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो वो मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। ये 2 ऑप्शन होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होगा तो जो आपके 33 होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, उनमें जो वरिष्ठतम होगा उनको। तो ऐसा प्रावधान कभी होता नहीं है। तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्त लिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उस तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसका उल्लेख 56 अनुच्छेद में किया गया है। आगे देखिए, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है शस्त्रीकरण की, तटस्थता की। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, तटस्थता की। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है तटस्थता की। इसमें व्याख्या देखिए, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। सामूहिक सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के संबंध में इस उक्ति की अभिव्यक्ति 1919 में गठित राष्ट्र संघ और 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल धाराओं में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत ने राष्ट्र संघ के रूप में प्रथम संगठनात्मक आधार रूप धारण किया। आगे देखिए 117 क्वेश्चन, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। किसने कहा था? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। ये किसका कथन है? तो ये कथन है जेफरसन का। किसका कथन है दोस्तों? तो जेफरसन का। व्याख्या देख लीजिए, ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। यह कथन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का है। यह कथन उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में कहा था। थॉमस जेफरसन
का मानना था कि वह स्थान सबसे सुरक्षित होता है जहां सभी पढ़ने योग्य होते हैं तथा प्रेस की स्वतंत्रता विद्यमान होती है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है? तो किसके सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के बिना सिफारिश का नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। व्याख्या देख लीजिए। वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुदान की किसी भी मांग को विद्यमान मंडल के सम्मुख रखने के लिए राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य शासन संबंधित प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान का 6ठा भाग जो है राज्य शासन संबंधित प्रावधान से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर आसीन रहता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान अथवा मुखिया होता है। राज्य कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य का जो कार्यपालिका होती है उसके समस्त कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जैसे भारत का केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, आगे 19 नंबर, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार होता है? आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। व्याख्या देखिए। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद नामक अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। इनमें कौन कौन शामिल है? जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन और शामिल हैं। कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस और चीन क्या है? शामिल है। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, जो क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जो 10 है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, सदस्यों की संख्या एक बार आप देखते रहिएगा, कभी घटता बढ़ता रहता है, तो इसको आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का परिवर्तित रूप माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशंस का परिवर्तित रूप माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिनमें शामिल है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद एवं सचिवालय। आगे देखिए, 120 क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा 33। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय बनता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति एवं 33 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। आगे देखिए व्याख्या में, भारत की इकाई एवं एकीकृत नागरिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा कितना? 124।
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद तथा गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के व्याख्याकार एवं मौलिक अधिकार के संरक्षण की भूमिका का निर्वहन करता है। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उसको शक्ति प्राप्त है कि वो अपने निर्णय और आदेशों का पुनर्निरीक्षण कर सकता है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेशों का पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग तक दोनों से संबंधित है। अनुच्छेद 136 के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से संबंधित है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति से संबंधित है और अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि संबंधित है। अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित है 138। आगे देखिए, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। सूची प्रणाली हाईलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, पश्चिमी जर्मनी आदि में प्रचलित है सूची प्रणाली, ठीक है। आगे देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया गया है? निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है। जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिकता के घोर विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक किया जाना चाहिए, मतलब लागू किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद जो है 25 वो क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इधर देखिए, पंडित नेहरू की प्रमुख कृतियों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया शामिल है। कौन कौन सी कृति है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, ए वाला नहीं जानते होंगे, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, फिर इसके बाद है द यूनिटी ऑफ इंडिया, ए नहीं जानते होंगे, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 124 क्वेश्चन, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो आंसर हो जाएगा दलाज। दलाज में उसने मिश्रित संविधान की अवधारणा का क्या किया है? उल्लेख किया है, ठीक है। प्लेटो ने अपनी कृति दलाज में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है।
प्लेटो ने द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक एवं निगमनात्मक, ऐतिहासिक जैसी अन्य अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया है। द रिपब्लिक प्लेटो की प्रमुख कृति है। द रिपब्लिक प्लेटो की प्रमुख कृति है। प्लेटो की अन्य रचनाओं में द स्टेटमैन, द लाज, सुकरात संवाद, अपालाजी आदि शामिल है। द रिपब्लिक, द स्टेटमैन, द लाज, सुकरात संवाद, अपालाजी एक पुस्तक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है शायद, किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चक्र की तरह है जिनका भुगतान बैंकों की सुविधा पर निर्भर करता है? किसने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक हैं, ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा केटी शाह का। एक केटी शाह ने चेक कहा एक प्रकार का, तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यह कथन केटी शाह का है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा का प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से उपबंधित किया गया है। नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और इसका संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार वाद्य योग्य हैं, ये वाद्य योग्य नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता। इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं करवाया जा सकता, लागू नहीं करवाया जा सकता या बाध्य नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे ये 25 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और हमारे जो परिवार के सदस्यों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी लोग को आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कभी निराश न करें और अच्छा कंटेंट दें, अच्छा प्रैक्टिस सेट दें, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।